मैं हूं पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। दानिश कमांडर को धक्का देते हुए आगे ले जाने लगा। जीप से थोड़ा सा दूर प्लेटफॉर्म के बाहर कमांडर को पहुंचाने के बाद दानिश ने उसके सारे साथियों से हथियार छोड़ने को कहा। उनमें से कुछ लोगों ने हथियार छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद मुनव्वर एक्शन में आ गया। उसने हवा में कमांडर की तरफ गोली फायर कर दी। कुछ देर बाद सबने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और तभी विनोद साहब ने अपनी फौज को इशारा किया। फिर फौज ने सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर रेलगाड़ी में बंद कर दिया। दानिश ने विनोद साहब से कहा, जनाब, नियाजी और उसके साथी पाकिस्तानी फौज का कोई बड़ा अफसर हेलीकॉप्टर से यहाँ जल्दी आने वाले हैं। दानिश की बात सुनते ही उन्होंने प्लेटफॉर्म से बाहर मौजूद अपनी फौज को छुपने को कहा ताकि भारत की फौज देखकर वो वहां से वापस न भाग जाएं। उसके ठीक आधे घंटे बाद उमर नियाजी एक हेलीकॉप्टर से उस प्लेटफॉर्म से कुछ ही फासले पर बने हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर के अंदर से उमर नियाजी और उसके साथ एक और आदमी बाहर निकले और वहां से तेजी से रेलगाड़ी की तरफ बढ़े आए। जैसे ही वो रेलगाड़ी के पास पहुंचा, उसने दानिश को देखा और उसने दानिश को बधाई देना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज के उस अफसर ने भी दानिश का परिचय प्राप्त किया। इतने में पास ही खड़े विनोद साहब ने उमर नियाजी के सर पर अपनी बंदूक तान दी और भारत के फौजियों ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें पकड़ लिया। उमर नियाजी पूरी तरह से घबरा गया था और विनोद साहब के हाथों से खुद को छुड़ाकर भागने लगा। तभी दानिश ने अपने पास मौजूद बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। नियाजी वहीं ढेर हो गया। उसके मरते ही दानिश और मुनव्वर का बदला भी पूरा हो गया था। फिर दानिश और मुनव्वर ने खुद को भी विनोद साहब के हवाले कर दिया। दानिश चाहकर भी कभी खुद को माफ नहीं कर सकता था। दहशतगर्दी के नाम पर उसने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। अपने हंसते खेलते परिवार को खाक में मिला चुका था। वो जिंदगी भर अपनी इस गलती को भुला नहीं पाएगा। अपने माता पिता का कातिल तो वो खुद ही को मानता था। खैर, दानिश और मुनव्वर ने जो गलती की थी उसकी सजा काटने के लिए वो दोनों पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी तरफ भारतीय फौज ने दिलबरा के चाचा को अपने हिरासत में ले लिया। उसके बाद कुछ वक्त तक दिल्ली हाई कोर्ट में दानिश और मुनव्वर के खिलाफ भी कार्रवाई चली। उन दोनों के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करना, गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने और देश के खिलाफ लोगों को भड़काने जैसे इल्जामात लगे। मगर विनोद साहब की वजह से उन दोनों को कम से कम सजा दी गई, क्योंकि उमर नियाजी को मार गिराने और उसके सारे साथियों को पकड़वाने में उन दोनों ने ही फौज की मदद की थी। कुछ वक्त केस चलने के बाद आखिरकार उन दोनों को अगस्त 1996 को 9 साल की सजा सुनाई गई। जेल में गुजरी जिंदगी के दिन बड़े मुश्किल रहे। यूं ही कुछ दर्द, कुछ तन्हाई और कुछ अपनी प्यारी दिलबरा से जुदाई। जेल में सारा दिन दानिश बस यही सोचता रहता था कि शायद अब वह दिलबरा से दोबारा नहीं मिल पाएगा। अब तो धीरे धीरे दानिश की जिंदगी जीने की चाह भी उसके दिल से खत्म हो रही थी। घर परिवार उसने पहले ही खो दिए थे। अब तो उसकी सच्ची मोहब्बत दिलबरा भी शायद हमेशा के लिए उससे जुदा हो गई थी। दानिश के पास अब जिंदा रहने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, मगर फिर भी मुनव्वर ने उसको हौसला देकर उसे जिंदगी जीने के लिए तैयार रखा था। जैसे तैसे करके उन्होंने 9 साल काट दिए। पूरे 9 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2005 में जब दानिश और मुनव्वर रिहा होकर जेल से बाहर आए तो जेल के गेट के बाहर ही विनोद साहब अपने हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए उनका इंतजार कर रहे थे। दानिश उनको देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था कि भारत की फौज का इतना बड़ा ऑफिसर
उस छोटे से शख्स के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रहा है। दानिश और मुनव्वर विनोद साहब के पास गए तो उन्होंने पहले मुनव्वर और उसके बाद दानिश को गले लगाकर उनसे हाल चाल पूछे। फिर उन्होंने दानिश से कहा, दानिश, तुम दोनों ने जो हमारे देश के लिए किया है उसके बदले में हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं जो मैं तुम्हें अभी देना चाहता हूं। फिर उन्होंने कुछ फासले पर दुपट्टे से चेहरा ढके खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। दानिश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि विनोद साहब उसको कौन सा तोहफा देना चाहते हैं। कुछ लम्हों बाद वो लड़की उनके पास आई और जैसे ही उसने अपने रुख से दुपट्टा हटाया, दानिश की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी जिंदगी दिलबरा थी, जो नम आंखों से दानिश को घूर घूर कर देख रही थी। मगर दानिश को तो अपनी खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो दानिश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी, तभी उसकी धड़कन की आवाज सुनकर दानिश को जैसे हकीकत का एहसास हुआ। वो जिससे हर पल मिलने की दुआएं मांग रहा था, वही दिलबरा उस वक्त उसके सीने से लिपटी हुई थी। वह भी दानिश के सीने से लिपटी ही हुई थी। तभी विनोद साहब ने दानिश को बताया, दिलबरा तुम्हारा इंतजार पिछले 9 साल से कर रही थी। आज जाकर इस इंतजार का खात्मा हुआ है। और क्या तुम जानते हो, इसने मुझे अपना भाई बना दिया है। वो कुछ कह पाते, दानिश उसी वक्त विनोद साहब के कदमों में गिर पड़ा और उनके एहसानों के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगा। उन्होंने दानिश को अपने कदमों से उठाकर सीने से लगाकर कहा, एहसान किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने भी तो हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाने में हमारी कितनी मदद की थी, और तुमने ही तो उमर नियाजी और उसकी तंजीम का खात्मा किया था। वैसे भी मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी के कीमती 9 साल बर्बाद हो गए दानिश। ये कहकर विनोद साहब ने उनसे इजाजत मांगी और वहां से चले गए। उसके बाद भारत सरकार ने दानिश और मुनव्वर पर पाकिस्तान वापस जाने का दबाव डाला, मगर कुछ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार दानिश और मुनव्वर को भारत में रहने की इजाजत दे दी गई। भारत सरकार ने ही दानिश को इंदौर में रहने के लिए घर और अपना कारोबार करने के लिए कुछ पैसे वगैरह दिए, जिसके लिए दानिश चाहकर भी विनोद भारती साहब और भारत सरकार का एहसान 10 जन्मों में नहीं उतार सकता था।